नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बिहार विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले सियासत में हलचल तेज हो गई है। वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया, सोशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए न सिर्फ विरोध दर्ज करवाया बल्कि चुनाव बहिष्कार की धमकी देकर राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। उनके इस ऐलान ने महागठबंधन के बाकी दलों की रणनीति पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्षी दल सामूहिक रूप से चुनाव से दूर रहते हैं तो क्या लोकतंत्र की नींव डगमगाएगी या फिर चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगा। बिहार की जनता की निगाहें अब इस सियासी ड्रामे के अगले अध्याय पर टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस मामले में आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया को चुनावों में धांधली का हथियार बताया। तेजस्वी यादव के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी ने सियासी तूफान को हवा दे दी है और राज्य की राजनीतिक सत्ता के समीकरणों को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या बिहार के चुनाव इस विवाद की आग के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे? इसे लेकर अब सभी की नजरें चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की अगली चाल पर टिकी हुई है। बहरहाल, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है, तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठता है, अगर तेजस्वी सचमुच बाइकआउट करते हैं तो क्या होगा? तेजस्वी यादव का ये बयान कोई छोटी बात नहीं। बिहार की सियासत को नया मोड़ देने की ताकत रखने वाले इस ऐलान के बाद सभी की निगाहें महागठबंधन के अगले कदम पर टिक गई हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका ढांचा इतना मजबूत है कि किसी भी दल या गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता ने साफ कहा, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने और उसकी प्रक्रिया तय करने का पूरा अधिकार है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। यानी तेजस्वी चाहे जितना जोर लगा ले, चुनाव तो होंगे ही। हालांकि महागठबंधन एकजुट होकर बहिष्कार करता है तो ये जनता और मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकता है। इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है। कम वोटिंग से सत्ताधारी दलों को फायदा हो सकता है और विपक्ष का खेल बिगड़ सकता है। लेकिन प्रक्रिया में कोई अड़चन होगी, ये तो नामुमकिन है। इस सियासी ड्रामे में कांग्रेस ने अभी तक रणनीतिक चुप्पी साध रखी है। हालांकि आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बिहार में बीजेपी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रही है। इसका विरोध इंडिया गठबंधन का हर एक दल, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी, बिहार के सदन में भी, भारत के संसद में भी और न्यायालय में भी विरोध कर रहे हैं और ये हमें इस प्रक्रिया को मानने का बिल्कुल
मन नहीं है, क्योंकि ये फर्जी प्रक्रिया है, चुनाव और वोट की चोरी की प्रक्रिया है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी का ये बयान चुनाव आयोग पर दबाव बनाने और विपक्षी वोटर्स को एकजुट करने की सियासी चाल हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने इसे मौके की तरह भुनाया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने तंज कसा, तेजस्वी को हार सामने दिख रही है, इसीलिए बहाने बना रहे हैं। या तो अगला चुनाव हाथ से निकल चुका है या कोई बड़ी सियासत रच रहे हैं। तो वही बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, जनता अब तेजस्वी और उनकी नीतियों का बहिष्कार कर रही है, हार से बचने के लिए मैदान छोड़ रहे हैं। बीजेपी का ये हमला तेजस्वी पर कितना भारी पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। भारत में चुनाव बहिष्कार कोई नई बात नहीं है। 1989-90 में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों ने अशांत स्थिति के चलते चुनाव का बहिष्कार किया था। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में मीजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बाइकॉट किया। नतीजा, कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीत ली। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता, बशर्ते प्रक्रिया वैध हो। बिहार में भी यही नियम लागू होता है। तेजस्वी का बहिष्कार सियासी शोर तो मचा सकता है, लेकिन चुनाव को रोक नहीं सकता है। आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी SIR को पक्षपूर्णतापूर्ण बताकर विपक्षी वोटर्स को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी या फिर बीजेपी के तंज सही साबित होंगे कि तेजस्वी हार के डर से मैदान छोड़ रहे हैं? बिहार की जनता और मतदाता इस सियासी जंग में क्या रुख अपनाएंगे, ये देखना भी बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव के बहिष्कार के ऐलान ने बिहार की सियासत में भूचाल जरूर ला दिया है। पटना से दिल्ली तक हलचल मच गई है, लेकिन चुनाव आयोग के मजबूत संवैधानिक ढांचे के आगे ये धमकी सिर्फ सियासी शोर बनकर रह सकती है। हाँ, मतदाताओं के बीच भ्रम और कम वोटिंग से खेल जरूर बदल सकता है। क्या तेजस्वी की ये चाल विपक्ष को मजबूत करेगी या बीजेपी की राह आसान कर देगी? जवाब जल्द ही बिहार की सियासी पिच पर मिलेगा। बिल्कुल, तो तेजस्वी के ऐलान का असर क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुकृति प्रवक्ता जनसुराज पार्टी से हमारे साथ हैं और हमारे विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल आनंद जी, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से SIR को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, अब तेजस्वी यादव ने जो ऐलान कर दिया है चुनाव बहिष्कार का, इसे आप किस तरह से देखते हैं? भैया है वो बिल्कुल एक बैकफुट पे आने वाली चीज है। यानी कहने का मतलब कि इनकी जो रणनीति जो बनाने का जो तरीका है और इनकी जो राजनीति जिस विशेष समुदाय पे आधारित है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष अपने आप को कभी अपडेट करने की प्रक्रिया में आता ही नहीं है। इसके पीछे के मैं आपको साक्ष्य भी दे सकता हूँ। देखिए, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, हालांकि हमारे मित्र आरजेडी के बैठे हैं, वो काफी अच्छा और बहुत मजबूती से पक्ष रखते हैं, वो भी इन चीजों से अवगत होंगे, मैं जहां तक मानता हूँ। देखिए, एक अध्ययन आई है, उसमें अगर देखा जाए तो डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रोल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक लेख छपा था, जिस लेख के अंदर इस बात की स्पष्टता दर्शाई गई थी कि आखिर बिहार के अंदर जो 77 लाख वोटर हैं जिसको छापने की बातें चल रही है, हटाने की बातें चल रही है, वो क्या है। अगर देखा जाए उसके तर्क को, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया के तहत 5.76 लाख वोटर ऐसे मिले हैं जिनके 1 से 2 जगह पे नाम है। यानी कहने का तात्पर्य, अगर कोई पटना में है तो उसका जो गृह जिला है वहां पे भी उसका नाम है। ऐसे लोग 5.76 लाख मिले हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए तो 35 लाख मतदाता ऐसे मिले हैं जो अपने पते पे है ही नहीं, यानी कि उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है लेकिन वो वहां उपलब्ध नहीं है। आसपास में जानकारी से पता चला कि वो वहां के नहीं है। दूसरी बात, 12,55,620 मतदाता ऐसे मिले हैं जिनके पास
मृत्यु हो चुकी है, इसके प्रमाण मिले हैं। 17,33,336 मतदाता ऐसे मिले हैं जो अस्थायी रूप से उस जगह पे नहीं पाए गए हैं। देखिए, अक्सर विपक्ष इस बातों को कहता रहता है कि दलित पिछड़े अति पिछड़े के लोग हमारे छूट जाएंगे, लेकिन ये बहसबाजी करने से अच्छा होता है कि अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर इन चीजों को देखें। एक जो सामने जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े के तहत अगर बात करें तो आपको जानकर बड़ी ही हैरानी और आश्चर्य होगा कि ये जो सिलसिला चला है, इस सिलसिला के तहत अगर देखें तो एससी के 16%, एसटी के लगभग 2%, ओबीसी प्लस ईबीसी को मिला लिया जाए तो 51 से 61%, और अन्य जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 15% लोगों के हो चुके हैं। और चुनाव आयोग बार बार चीजों को कह रहा है कि 98% हमने सफलता पा ली है, 95 से 98% हमने सफलता पा ली है। और जो विपक्ष रट लगा रखा है आधार को लेकर, उसके संदर्भ में अगर बात करें तो अभी 80 पन्नों का एफिडेविट चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। उसके तहत इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब सरकार आई थी तो लगभग 5 करोड़ राशन कार्ड, अभी तक 5 करोड़ राशन कार्ड को पूरे देश से कैंसिल किया गया है। यानी कि कोई गलत तरीके से कोई चीजों को बनवा लेता है तो उसको प्रमाणित करने का अधिकार नहीं बिल्कुल। मिलता। आरजू खान जी, दिक्कत क्या है फिर? चुनाव आयोग तो प्रत्यक्ष तरीके से अपना यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, फिर दिक्कत क्यों है? आजाद भारत में पहली बार ऐसा देखा गया है कि संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन को मैं स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या होता था कि सत्ता पक्ष के साथ इलेक्शन कमीशन विपक्षी पार्टियों को बुलाती थी देश भर के और उनको अपने विश्वास में लेती थी। वो क्या इस बार विश्वास में ले पाई है? और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, प्रेस रिलीज करती थी। इस बार सीधे बिना विपक्षी दलों को विश्वास में लिए हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। और यही मंशा बताती है कि आप ये जो संवैधानिक संस्थाएं जो आप कहते थे, जिसको स्वतंत्र संस्थाएं कहते थे, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और जहां तक ये कह रहे थे राशन कार्ड की बात, तो मैं कहता हूं कि आप बड़े दिल दिमाग से और दावे के साथ ये एक्सेप्ट करिए। मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूं अगर तो कि जितने भी जो आप बोल रहे हैं कि इस तरीके से राशन कार्ड में प्रतिशत, आधार का प्रतिशत बढ़ गया है, वो आपके नकारापन और निकम्मेपन रवैये की वजह से हुआ है। आप इसका पूरी तरह से लीजिए क्रेडिट। और तीसरी बात मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो सरकार बीएलओ और बीएलए की जो संख्या बताती है, जो बूथ संख्या बताती है, क्या वो मुझे जो 11 बिहार प्रदेश में जो कागजात जो इन्होंने जारी किए हैं उसके प्रतिशत क्यों नहीं बताती है? मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से बिहार सरकार, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन क्या ये बताए कि वही 11 दस्तावेज कितने प्रतिशत बिहारियों के पास है? लेकिन चुनाव बहिष्कार के ऐलान से आपको नहीं लगता है कि आम जनता कहीं ना कहीं इससे भ्रमित होगी? आम जनता को सबसे ज्यादा इससे नुकसान होगा? जब आम आदमी का अधिकार अगर छीन लिया जाएगा, जब वो एक छोट का अधिकार वोट होता है, उसके नागरिकता के अधिकार अगर छीन लिया जाएगा, तो ये बताइए कि हम कहां जाएंगे? हम तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जो दोनों लोकतंत्र के मंदिर हैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों के अंदर जाएंगे और अपने सवाल के जवाब ढूंढेंगे। और अगर आप नहीं हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा तो हम संसद के अलावा सड़क तक हम आएंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है। आपको और इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने आज 1 महीने के अंदर जितने सवाल किए उसके जवाब दिए जाए, लेकिन होता क्या है? चलिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अनुकृति जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, विरोध तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है एसआईआर को लेकर, लेकिन चुनाव बायकॉट का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, इसे आप किस तरह से देखती हैं? नहीं, देखिए, जन स्वराज पार्टी का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के ये हक में है कि वो करे। हम लोग की लगातार टिप्पणी इसी बात पे आ रही है कि टाइमिंग बिल्कुल भी गलत है। टाइमिंग जो है वो सत्ता पक्ष को ध्यान में रखकर की जा रही है। अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और बहुत बुरा लगता है उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हुए, लेकिन उन्होंने इस बार अपने आप को एक टूल की तरह इस्तेमाल करवा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको जो भी करना था, 1 जनवरी को एक सूची निकली थी, अगर प्रॉब्लम थी तो भाई उसी वक्त एसआईआर ऐलान करना चाहिए था बाकायदे। और जैसे आरजू साहब कह रहे थे, मैं इनसे इत्तेफाक रखती हूँ कि भाई पूरे हर विपक्ष को बुलाकर बाकायदे प्रेस रिलीज होती है, ऐसे एक तरीका होता है काम करने का, प्रोसेस होता है। इस बार वो कुछ नहीं हुआ। 25 अप्रैल को अचानक से ऐलान कर दिया गया, फरमान जारी कर दिया गया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है। अभी प्रॉब्लम राहुल आनंद जी, आपको नहीं लगता है कि एक सही तरीके से जाना चाहिए ताकि इस तरह की भ्रम की स्थिति ना हो? कम से कम विपक्ष को अपने उसमें लेना चाहिए, लूप में लेना चाहिए।
जी बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन शायद हमारे साथी प्रवक्ता लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। इसके पीछे का मैं तर्क आपको बताता हूँ कि कल ही जी एक अनुकृति जी मीडिया के आएंगे, अखबार राहुल की जी बात राहुल जी को बोल रहे हैं, छपा उनको है। सुन लेते हैं। अनुकृति जी आपके पास आऊंगी, राहुल जी को सुन लेते हैं एक बार जी। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें तो हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं अभी भी अपने बातों को अपडेट नहीं रख पाए हैं, क्योंकि इनकी जो राजनीति करने की जो शैली है वो है लटकाना, अटकाना, भटकाना, और इसके बाद कुछ बचता है तो जाके उन्माद को फैलाना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, SIR के पहले की बात है कि महंगाई, रोजगार को लेकर हमारा विपक्ष मुस्तैदी के साथ हमसे तीखी नोक झोंक किया करता था, लेकिन आज वो जनता के मुद्दे चले गए हैं सदन से, और अब अपने आप को सरेंडर कर डुबो देने की बात की जा रही है। कह रही है कि मैं अगर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं परीक्षा में फेल कर जाऊंगा, और ये फेल का डर अभी सता रहा है, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उसके ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए, कल ही एक लेख छपी है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि चुनाव आयोग लगभग अपनी प्रोसेस को करने के बाद 1.5 लाख जो BLO हैं और जो सत्ता और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा नोमिनेट किए गए जो BLO हैं, उनको उनके सामने अपने लिस्ट की साझेदारी करेगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि चीज को समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जितने एनर्जी वो काला कपड़ा पहनकर झगड़ा करने में लगाया जा रहा है, उससे अच्छा होता है कि उतनी एनर्जी अगर ग्राउंड पे लगाया जाए तो वो कुछ सार्थक साबित होगा। देखिए, मैं क्यों कहता हूँ, इनको हार का डर बस यही है कि जो 77 लाख जो अवैध, क्या ये चाहते हैं कि चुनाव वो लोग आपकी सरकार को चुने जो भारत का नागरिक ना हो? क्या ये चाहते हैं? इनका पहला प्रश्न। दूसरी बात, ये अक्सर इस बातों को कहते हैं कि आखिर टाइमिंग क्या है। तो किसी भी शुरुआत को करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती है। आपका जब इच्छा होता है आप उस चीज को कर सकते हैं, और संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। 324 से लेकर जो संविधान का अध्याय 15वां है, उसमें इस चीज को लिखा गया है बजाते कि जो, और संविधान की आर्टिकल 326 की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसको अपने जिम्मेदारी के साथ सरकार चुनने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग अपने काम को कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम इसको रोक नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। बिल्कुल, आजू खान जी, क्या ये डर सता रहा है कि कहीं हार ना हो जाए बिहार के चुनाव में, और इसी वजह से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई चुनावों में देखा है, चुनाव आयोग को लेकर जब नतीजे आते हैं तो हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही उसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हार को लेकर डर, खौफ देखने को मिल रहा है? इस वजह से इस तरह से विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं ना, उनको हार का डर सता रहा है, क्योंकि वो जनता की चीजों पे खरे नहीं उतरे हैं। और जनादेश ये बताता है कि लगातार जिस जनता दल यूनाइटेड का जनाधार सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 42 नंबर की सीट की पार्टी है वो मुख्यमंत्री बने हैं, और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड का झोला ढोने पे आमादा है। तो ये बताता है कि आप जिस तरीके से वोट का अधिकार जिस तरीके से काट रहे हैं और किस तरीके से गलत करके आप इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, हम सिर्फ ये बात आपको कह रहे हैं। और सारे बातों में जो एक मुद्दे की बात है वो छिप गई। मैंने कहा कि जो 11 दस्तावेज थे, कोई भी, या भारत सरकार या फिर बिहार सरकार या इलेक्शन कमीशन क्या ये बताएगा कि वो इन 11 दस्तावेजों के प्रतिशत बिहार में कितने, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता सही नहीं है। सबसे ज्यादा अशिक्षा दर बिहार में है, और ये सर्टिफिकेट मांगते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का। सब राशन कार्ड ये तो लागू नहीं करते हैं। 2.4% जो है पासपोर्ट है बिहारियों के पास, ये उसको ये मैंडेटरी करते हैं, और इसी तरह तमाम चीजें हैं जो ये मांग रहे हैं। तो ये प्रतिशत नहीं बताते हैं। और दूसरी बात, छोटा सा एक कमेंट आप सुन लीजिए थोड़ा सा। आपको ये अपनी सरकार पे इतनी निकम्मी और नाकारा सरकार कैसे है कि ये 20 सालों से शासन सत्ता में बिहार सरकार में बैठे हुए हैं रोहिंग्या पाकिस्तानी, और अवैध वोटर कैसे आ जाते हैं? यानी कि इनके निकम्मेपन और नाकारापन की वजह से पुलवामा और पहलगाम जैसे हत्या घटनाएं होती हैं। तो ये ले जवाबदेही कि इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनके निकम्मेपन की वजह से देश में अवैध नागरिक बैठे हुए हैं। तो ये अभी तक कर क्या रहे थे? ये अभी बाई इलेक्शन हुआ है, नगर पालिका का इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, झारखंड इसी पे लड़ते हैं, आसाम इसी पे लड़ते हैं, फिर उस पे ये काम क्यों नहीं करते? इनको रोका किसने? इस पर हम रिएक्शन लेंगे। चंदन, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी जानना चाहते हैं। जिस तरह से ये SIR को लेकर घमासान बिहार में देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब तेजस्वी यादव के ऐलान को लेकर जनता की अगर हम बात करें, क्योंकि TNP न्यूज की टीम जगह जगह जा रही है, जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रही है, जनता का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है इस पर?
बिल्कुल आपको बताते हैं अंकिता कि जिस तरह एसआईआर को लेकर के बिहार में घमासान छिड़ा हुआ है और बिहार से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है, इसको लेकर के जनता के बीच में यही रिएक्शन जा रहा है कि ये दोनों जो पार्टी है, एक तरफ विपक्ष महागठबंधन की बात किया जाए चाहे एनडीए की बात किया जाए, ये दोनों जो है वोटर को कंफ्यूज में डालकर रखे हैं कि वास्तव में आखिर हो क्या रहा है। वोटर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, ये समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव उन्होंने कह रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी हुआ है, जो हमारे निचले वोटर हैं उनके नाम को काटे जा रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष कर रहे हैं कि नहीं, जो लोग वोटर लिस्ट में पहले से काबिज है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं, वहां भी वोटर लिस्ट में नाम है, वैसे लोगों की नाम को खटछाटा जा रहा है। हालांकि पक्ष ये भी कह रहा है, एनडीए की सरकार में बैठे नेताओं ये भी कह रहे हैं कि जैसे एसआईआर की पुनरीक्षण हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि जो लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको छाटा जा रहा है। लेकिन वही तेजस्वी यादव की जो बयान है और जिस तरह बाइकआउट करने की बात कही है, उन्होंने सीधे आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो बीएलओ है उनके घर तक नहीं पहुंच रहे हैं, घर में बैठे अपने ऑफिस के दफ्तर में बैठे हुए ये तमाम डाटा को तैयार कर रहे हैं और ये उसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने बहिष्कार करने की बात कही है। लेकिन जो वोटर है वो अभी भी कंफ्यूज में है कि आखिर करे तो क्या करे। सीधा असर यहाँ पर आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। राहुल जी, जिस तरह से विपक्ष एसआईआर के मुद्दों को लेकर सड़क पर भी हमने देखा किस तरह से विरोध यहाँ पर कर रहा है और जिस तरह से हमने चर्चा की है कि कहीं ना कहीं वोटर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा वोटर्स पे असर पड़ रहा है, तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। कि जो लोकतंत्र की जो जननी है, जो विपक्ष हमारा है, वो अगर लोकतंत्र बचाने की बातें करता है तो सबसे पहले तो उसको लोकतंत्र कैसे लिखा जाता है इसकी वो चर्चा कर ले। क्योंकि कल आपने देखा दिल्ली का एक नजारा जिसमें लोकतंत्र को लोकतंत्र कर कर लिखा गया था और वहाँ सारे रिफाइंड लोग थे। अफसोस की बात, नेता प्रतिपक्ष भी देश के हमारे थे, उनके पूरा परिवार था, लेकिन सब लोग कैसी परिभाषा का परिचय दे रहे थे ये आप देख लीजिए। दूसरी बात अगर देखें तो निश्चित तौर पे अभी तक कोई ऐसा प्रतिकार की गतिविधि नहीं देखी गई है निचले स्तर के लोगों के ऊपर जिन्होंने कहा हो कि हम ये चीज को नहीं करेंगे। देखिए, कभी भी कोई सुधार किया जाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसमें कुछ कमी अगर आती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए सिस्टम का रवैया टाइट होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है पटना के अंदर, जिसके लिए एक सत्यापन का रैंडम कॉल जा रहा है हर किसी के पास कि क्या आपके पास पीएलओ ने आया, आप आपके सत्यापन किया, फॉर्म भरा और उसके बाद एक स्टिकर चिपकाया जा रहा है सबके घर के ऊपर। देखिए, अक्सर देखा गया विपक्ष को कि जब भी देश हित की बातें की गई है तो उनको बुरा ही लगा है, नागवार ही लगा है। मैं इसके परिणाम भी दे सकता हूँ आपको, चाहे वो 370 की बात कीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, वक्त की बात कीजिए या अन्य ऐसी गतिविधि की बात कीजिए, वहां हर वक्त ये विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके 100 पर जो जाने जाते हैं, बिल्कुल सड़क से सुप्रीम कोर्ट, संसद तक में पूरे मामले को लेकर विपक्ष यहाँ पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी का इस पर क्या कुछ एक्शन होगा? अनुकृति, क्या विपक्ष इस पूरे मामले पर एक साथ है? यानी कि जिस तरह से तेजस्वी ने ऐलान किया है बाइकॉट का, क्या इसमें जन स्वराज पार्टी भी उनके साथ है? नहीं, देखिए, अभी तो अपने वेणुगोपाल साहब ने ही बोल दिया कि तेजस्वी के बयान को आप खास तरीके से समझिए, ये एक नाराजगी भरा बयान है, जहां वो इस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही अब सरकार के लिए काम कर रही है। तो जब कांग्रेस खुद उनकी अपनी जो पार्टियां हैं वो ही अभी इत्तेफाक उनसे नहीं रख रही है, तो आप हमसे कुछ मत उम्मीद रखिए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है, और चाहे जितना भी डेटा गिना दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने, ईसी का डेटा कुछ और ही कह रहा है। इनके हिसाब से 12 लाख मृतक हैं, ईसी के हिसाब से 21 लाख मृतक हैं। तो यहाँ लेकिन तो डेटा में ही टाइमिंग को लेकर प्रक्रिया पर कैसे सवाल खड़े किए जा सकते हैं? निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर होती है। चुनाव आयोग तो अपना यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आरजू खान जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, क्या इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं, क्या वो इसमें उनके साथ हैं? कांग्रेस का भी क्या रुख है इस पर? मैं आपके भी सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं राहुल जी के सवाल का जवाब देता हूं कि लोकतंत्र बता रहे थे कि कैसे शर्मसार होता है। लोकतंत्र उस तरीके से शर्मसार होता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, अपने गद्दी पे बैठे ही अपने ऊपर लगे हुए 400 एलिगेशन को अपने हाथों से खत्म करते हैं। लोकतंत्र तब शर्मसार होता है जब देश के किसानों के राहों में किल ठोक देते हैं और फिर उसको आनंद फानन में उस तीनों काले कानून को आप वापस लेते हैं। लोकतंत्र तब शर्मसार होता है जब यौन पीड़न का जो 4000
जो कि अपराधी था, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ जिसने यौन उत्पीड़न किया, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री मंच शेयर करते हैं और उसके ऊपर जैसे ही चार्जेस लगते हैं उसको कनाडा भागा दिया जाता है। तब होता है देश का लोकतंत्र शर्मसार। तब देश का लोकतंत्र शर्मसार होता है जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के करोड़ों लाख रुपए आप माफ कर देते हैं और इस देश का किसान फांसी लगाने के ऊपर मजबूर हो जाता है। तब होता है देश का तब होता है देश में लोकतंत्र शर्मसार। और मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा कि देखिए, हम सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जब हर तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को आप अपने कब्जे में ले लीजिएगा, वो संस्थाएं स्वतंत्र नहीं रहेगी। और इस देश में पहले वोटर तय करता था कि सरकार किसकी होगी, अब सरकार तय कर रही है कि उसका वोटर कौन होगा। तो फिर तो ये नाराजगी जायज है ना। और ये लोकतंत्र इंडिया अलायंस इसमें साथ है, इंडिया अलायंस एकजुट है इस पर। देश का पूरा विपक्ष हमारे साथ है। अगर देश की संवैधानिक संस्थाएं अपने काम तरीके से नहीं करेगी तो फिर इस देश में इलेक्शन होने का क्या मकसद है। जो दूसरे देशों को हम लोग हवाला कहते हैं कि इस देश में फला तरीके से, लेकिन अगर जनता की बात करें, अगर जनता का साथ नहीं मिलेगा तो इस पूरे विरोध का क्या नतीजा निकल कर सामने आएगा। बहरहाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसका जवाब दे दीजिए। इस प्रदेश की जनता ने लगातार ये दिखाया है कि सबसे बड़ी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव है और सिर्फ 12,000 वोट के प्रतिशत से कम आंकड़े की वजह से 12,000 वोटों से हम विपक्ष में बैठे हैं। और तीसरे नंबर की पार्टी जनता का जनादेश का अपमान करते हुए मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई है। और ये तो प्यार मिल रहा है लगातार और इसी से ये घबराए हैं, परेशान है, बेबस है, लाचार है, असहाय है। तो करें क्या? इन्होंने चुनाव आएंगे, जनता यहाँ पर तय कर लेगी। जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के पास एसआईआर को लेकर मुद्दा है और विपक्ष लगातार एसआईआर का मुद्दा ही यहाँ पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आएंगे तो जनता किसके पक्ष में फैसला यहाँ पर सुनाती है, जनता किसका साथ यहाँ पर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष तमाम मुद्दों को छोड़कर एसआईआर का मुद्दा भुनाते हुए उठाते हुए नजर आ रहा है और इसीलिए जनता भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में अब देखने को मिल रही है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।